हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं हम लोग अपने न्यू चैप्टर की डेटा हैंडलिंग। ये डेटा हैंडलिंग है क्या? थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मगर आज इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। आखिर आपकी बुक में क्या क्या है, क्या क्या आपको सीखना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डेटा हैंडलिंग में सबसे डेटा को हैंडल करना। बहुत सारा डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। सपोज करिए क्लास 8 के बच्चे हैं, कुछ जितने भी हैं 40-45 बच्चे हैं। अगर उन सबके मैथ्स के मार्क्स हमने कलेक्ट कर लिए तो ये क्या हो गया? एक डेटा हो गया हमारा। ये हमारा डेटा हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसका करते क्या है? देखिए, कोई भी डेटा कलेक्ट करके हम उस क्लास के मैथ्स की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि कितने अच्छे बच्चे हैं मैथ्स में, कितने ख़राब बच्चे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी डेटा जो आप कलेक्ट करते हो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, जिससे आप लोग सारी बातें आप जान सकते हो, मोटी मोटी बातें आप उसके बारे में जान सकते हो। ठीक है ना? इस डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग 6th क्लास में एक सीखा था, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ सीखा था ना आपने? क्या आपने एक पिक्चर बनाई, कोई भी नंबर हुआ 10 हुआ तो एक पिक्चर बनाई, उसको मान लिया, फिर 100 को वो कर दिया, तो वो पुराना तरीका हो गया। अब हम लोगों के पास एक तरीका है बार ग्राफ। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है ना? बार ग्राफ क्या होता है और कब यूज किया जाता है, इसके बारे में हमें जानना है। देखिए, बार ग्राफ क्या होता है कि जब आप किसी डेटा को एक रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू शो करते हो तो वो आपका बार ग्राफ कहलाता है। सपोज दैट मैं ये इस तरीके का डेटा लूं, मैं इस तरीके का ये लूं, ठीक है ना? कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इस तरीके से आप अगर ग्राफ बनाओगे, ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, एक वर्टिकल लाइन खींचोगे। आप जानते हो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, आप जानते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या होती है? क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। वेरी गुड। तो बात करते हैं हम लोग डेटा की। तो डेटा हमारे दो तरीके के होते हैं। अगर आपको कहीं भी डेटा दे रखा होगा तो वो एक तो न्यूमेरिक डेटा होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक न्यूमेरिक डेटा होगा, नंबर्स, जिसमें नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5। और एक आपका होगा टेक्सचुअल डेटा। टेक्सचुअल डेटा होगा, इसमें नाम होगा, ईयर का नाम होगा, कुछ इस तरीके का, बच्चों के नाम होंगे या स्कूल के नाम होंगे, मतलब टेक्स्ट में जो लिखा होता है वो होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए मैं कह देता हूं कि मैंने अभी, तो भाई देखिए, मुझे 10 बच्चों के मार्क्स दिखाने हैं। अब बार ग्राफ की तो कुछ लिमिट होती है ना, तो आप जानते हो बार ग्राफ में इस साइड हमेशा टेक्सचुअल डेटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेक्सचुअल डेटा। और इस साइड न्यूमेरिक डेटा लिखते हैं। इस साइड क्या लिखते हैं? न्यूमेरिक डेटा लिखते हैं। ठीक है? तो अब सोचने वाली बात है कि मान लीजिए आपको दे रखा हो रमेश हैं, उनके मार्क्स हैं 10, और सुरेश हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई नाम ले सकते हो, 15, रीना है, उनके मार्क्स हैं 20, सलीम हैं, उनके मार्क्स हैं 25। कि आपको मार्क्स मिल गए, 4 बच्चों के मार्क्स हैं, और आपको इसको डेटा में दिखाना है। मतलब इस तरीके की आपकी एक टेबल दे रखी है जिसे आपको दिखाना है। तो आप क्या करोगे? मैंने क्या कहा, टेक्सचुअल जो डेटा होता है वो इस साइड होता है, और आपको इस साइड कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या है आपका 10 15 20 25, तो आप पूरे तो दिखा नहीं सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पे एक लोगे कि 1 कॉलम आपके ग्राफ में होगा, जो 1 कॉलम इज इक्वल टू 5 मार्क्स। अगर आप 1 कॉलम इज इक्वल टू 5 मार्क्स ले लेते हो तो आपका बन जाएगा 5 10 15 20
25, 30 एंड सो ऑन। और इस साइड आपका डेटा होगा कैसा, टेक्सचुअल डेटा होगा। जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे रमेश का, पहले आपको दिखाना है रमेश का, तो रमेश कहाँ तक गए हैं 10 तक, तो इनका आप इस तरीके से ऐसे दिखा दोगे और इसके नीचे लिख दोगे रमेश। तो जो भी इस डेटा को देखेगा तो ये समझ जाएगा कि भाई रमेश के कितने मार्क्स हैं 10। देखिए इसी को हम लोग बार कहते हैं, ये जो बना हुआ है छोटा सा, इसे हम लोग बार कहते हैं। उसके बाद बात आती है सुरेश की। सुरेश 15 पे है, ये लीजिए मैंने 15 बना दिया, नीचे मैंने सुरेश लिख दिया, तो ये उनका बार हो गया। रीना कहाँ पे है 20 पे है, रीना ये देखिए 20 पे है, तो रीना के लिए जो बार ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बन जाएगा। तो ये आपका रीना का बार ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद सलीम 25 पे है, ठीक है ना, तो ये सबके बार ग्राफ बन गए आपके। अब इस बार ग्राफ को ही देख के आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स सलीम के हैं, क्योंकि सलीम क्या है, सबसे बड़ा बार ग्राफ लेके बैठा हुआ है। सबसे कम मार्क्स रमेश के हैं। तो ये सारी चीजें मतलब हम इस तरीके से कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। देखिए यही सारा काम होता है डेटा बार ग्राफ में। इसके बाद इसी का एक और पार्ट आता है बार ग्राफ का, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ हमेशा दो चीजों के कंपैरिजन के लिए बनता है। जब भी दो चीजों में कंपैरिजन आ जाएगा तो आपका डबल बार ग्राफ बनेगा। जैसे मैं आपको बात अभी मैं करूं आपके से कि आपके टर्म्स होते हैं, टर्म्स एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है ना, आपके टर्म्स एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पे 5 बच्चे हैं, यही 5 बच्चे हैं, रमेश, सुरेश, राम, सलीम और रीना। यही 5 बच्चे हैं, 2 टर्म के एग्जाम में, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड, ठीक है ना। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड के एग्जाम हो गए। रमेश को पहले में 10 मिले, लेकिन इस बार इसने थोड़ा सा अच्छा वो किया। इनको 20 मिले, मगर इस बार इनका डाउन हो गया। इनको 10 मिले और ये भी 10 पे ही रहे। सलीम को तो 25 मिले, मगर ये डाउन हो गए। रीना को इस बार 30 मिले, मगर उसके बाद इधर 40 मिले। तो ये कंपैरिजन अगर आपको करना हो तो आप किस तरीके से करोगे, आप फिर से वैसे ही बार ग्राफ बनाओगे। 5 का ही ले लेंगे तो आराम से हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। देखिए मैं लिख लूंगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, ठीक है ना। तो अब बात अगर हम लोग करें, पहले वाले रमेश को टर्म फर्स्ट में मिले हैं 10 मार्क्स, तो आप पहला बार बनाएंगे 10 का, ठीक है ना। और टर्म सेकंड में 15 मिले, तो इसी के साथ लगता हुआ एक और बार बना देंगे, ये 15 का ये हो जाएगा रमेश का। रमेश का क्या है, ये टर्म फर्स्ट है और ये टर्म सेकंड। देखिए एक साथ कंपैरिजन हो रहा है कि भाई उसने प्रोग्रेस करी है, उसने प्रोग्रेस करी है। उसके बाद सुरेश का है, पहले में उसको 20 मिले, तो ये मैंने बना दिया 20 का ग्राफ, लिखते हैं सुरेश, ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, और सेकंड टर्म में उसको 15 मिले, तो मतलब ये सेकंड टर्म के मार्क्स हैं। अब आप देख रहे हो ना कि भाई थोड़ा सा डाउन हो गया। इसी तरीके से आप राम का भी बना सकते हो। राम क्या है 10 है, ये लीजिए, राम ने ना तो प्रोग्रेस करी ना ही वो डाउन हुआ, मतलब 100 पे रहा। जो उसने सीखा था वो अपना सीखा, और बाकी आप लोग बना सकते हो। तो इस तरीके से ही आपके एक ही लोग के डबल बार ग्राफ बनते हैं। तो ये था आपका डबल बार ग्राफ।
ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी बुक में भी समझा के दे रखा है। और ट्राई दिस दे रखा है पेज नंबर 71 पे, वो आप लोग करिएगा। 1 2 3 ये आप लोग करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। मान लीजिए मुझे ऑर्गेनाइजिंग करना, अच्छा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऑर्गेनाइजिंग और ये सब क्या मैटर है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं, बहुत सारे, मतलब जरूरी थोड़ा था कि हम पर्टिकुलर एक क्लास की बात कर रहे हैं, हो सकता हो पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं, हो सकता हो कि हम इस जनपद के या इस स्टेट के या सॉरी इस डिस्ट्रिक्ट के पूरे स्कूलों की बात कर रहे हो, सबका कंपैरिजन करना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना बड़ा सारा डेटा मिल जाता है, बहुत सारा डेटा, मैं उसको कैसे अब करूंगा हैंडल। भाई डेटा हैंडलिंग तो करना है। अब एक एक का नाम तो लिख नहीं सकता, इतना बड़ा ग्राफ, इतना बड़ा चार्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं हम, उसकी ग्रुपिंग करते हैं, हैंडल कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। आप समझिए इस चीज को कि ग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपके पास, अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल ये सब बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा लिखा हुआ है 21, तो ये इतना सारा आपको डेटा दे रखा है और आपसे कहा गया कि इसे एक आप टेबल में मेंटेन कर दीजिए ताकि हम इसका कुछ ग्राफ कुछ बना सके, कुछ भी बना सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग डेटा का पूरा देखते हैं कि किस तरीके का डेटा है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिक डेटा है जिसकी मिनिमम डिजिट आपकी है 7, ठीक है ना। इसकी मिनिमम डिजिट आपकी 7 है और मैक्सिमम जो डिजिट है आप इसमें से ढूंढ सकते हैं वो आपकी 60 के अंदर ही अंदर है, मतलब 60 के अंदर ही अंदर आपकी है, ठीक है ना। अब आपको इसको डिफाइन करना है यूनिट के तरीके से, आपको इसको बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो 2 मिनट में ग्राफ करें। तो ये आपका पूरी आपने देख लिया। तो अब आपने सोचा कि इतना सारा जो डेटा है मैं इसको कैसे मेंटेन करूं, मैं ऐसे क्या करूं, तो मैं इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ इस तरीके से होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले इन डेटा का ग्रुप कर देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास इतना सारा डेटा है, मैं इसका ग्रुप कर दूं। इसमें से कुछ डेटा होंगे जो 0 से 10 के बीच में आते होंगे। अच्छा, ऑब्वियसली कुछ डेटा होंगे जो 0 से 10 के बीच में आते होंगे, जैसे ये जो हमने ग्रुप कर दिया इसको, और कुछ डेटा जो अगले होंगे वो 10 से 20 के बीच में आते होंगे। कुछ डेटा ऐसे भी तो होंगे जो 20 से 30 के बीच में आते होंगे। इसी तरीके से कुछ डेटा 30 से 40 के बीच में आते होंगे, 40 से 50 के बीच में आते होंगे, 50 से 60 के बीच में आते होंगे। अच्छा, मैंने 60 के बाद क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें 60 से ज्यादा नंबर है ही नहीं बेटा, 50 से ज्यादा है। अच्छा, आप दूसरी बात तो यहाँ पे समझने वाली है कि मैंने ये ग्रुपिंग तो कर ली, ये मैंने अपनी, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है कि इस तरीके से ग्रुपिंग करिए, कभी कभी आपको अपनी मर्जी से करना होता है, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने ये अपनी मर्जी से करी है। तो ये जो मैंने ग्रुपिंग की है, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं हमारे क्लास इंटरवल्स। ये सब क्या कहलाते हैं? क्लास इंटरवल। हमेशा याद रखिए, इसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो क्लास इंटरवल है इसमें 2 होते हैं चीजें, 0 से 10 तक। तो ये जो होती है हमारी ऊपर वाली, पहले वाली, ये कहलाती लोअर लिमिट, और ये जो होती है ये कहलाती है अपर लिमिट। अब किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे 0 से 10 के बीच के नंबर्स को? किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि 0 से 10 के बीच में आखिर कौन से नंबर है? तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए, मैं उन नंबरों को लूंगा जो 0 से बड़े होंगे और 10 से छोटे होंगे। कहने का मतलब क्या है? 0 से बड़े और 10 से छोटे, यानी 0 और 10 के बीच में, 10 नहीं,
0 और 10 के बीच में नंबर होंगे। तो मतलब मैं 7 को ले सकता हूं, हाँ मैं 7 को ले सकता हूं, बट मैं 10 को नहीं ले सकता क्योंकि 10 तो बाउंड्री है, उसके बीच में नहीं है। तो 0 से 10 के बीच में बेसिकली वो नंबर होंगे जो आपके 0 से बड़े होंगे और 10 से छोटे होंगे। 10 नहीं होगा, जो 10 होगा वो अपने अगले इंटरवल में जाएगा। 0 से 10 तक के नंबर अगर लेने हैं तो वो आप अगर इसमें देखोगे तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप ढूंढेंगे आपको इसमें 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। देखिए पहला नंबर ये मिलेगा और दूसरा नंबर ये मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद 10 से 20 तक का ढूंढेंगे तो आपको 10 नंबर्स मिल जाएंगे। 10 से 20 तक में फिर वही बात आती है कि 10 से लेके, यानी अब 10 को जोड़ेंगे 20 तक, यानी 20 से पहले, 10 से 20 से पहले, 10 और 20 के बीच में, 10 से लेके 20 तक। समझ में आया ना। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। 20 से 30 के बीच में आपके 21 है, 30 से 40 के बीच में आपके 19 है, आप लोग ऐड करके और ढूंढिएगा इसमें। 40 से 50 के बीच में आपके 7 है और 50 से 60 के बीच में आपका सिर्फ 1 मार्क। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो हमने यहां पे लिखा है इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 0 से 10 के बीच में कितनी बार है? 2 बार है। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी के हम लोग टैली मार्क्स भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टैली मार्क्स। सीख चुके हैं हम लोग 2, तो 2 डंडे कीजिए 5, तो 1 2 3 4 ये कट किया, 5 हो गया, 1 2 3 4 ये कट किया, 10 हो गया। इसी तरीके से 21 का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 15 20 और 21। 19 का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। 7 का 1 2 3 4 1 2 और 1। ये आपके टैली मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाती है। इनको आप क्लास इंटरवल कहते हैं, इनको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको आप टैली मार्क्स कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आती है, लास्ट टॉपिक आता है इसका, कि इनको हम बार ग्राफ पे नहीं दिखा सकते। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तो इनको हम बार ग्राफ पे नहीं दिखा सकते। इनको जिस ग्राफ पे हम दिखाते हैं उसको कहते हैं हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ, हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या करिएगा, बनता वैसा ही है। आप यूं आए हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल लेते हैं, जैसे 0 से 10, पहला वाला 0 से 10, ये 0 है, 0 से 10, फिर 10 से 20 30 40 50 60, बस इतना ही तो है। 60 तक है, 10 20 30 40 50 60, बस इससे ज्यादा है। ये मिलेगी। और ये फ्रीक्वेंसी हमको इधर दिखानी होती है, इस साइड। 1 से लेके 21 तक है, सबसे छोटा 1 है। तो आप अगर लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप एक कॉलम 2 का ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब आपको पहला दिखाना है 1, तो पहला 1 मतलब 0 और 2 के बीच में यहां पे 1 होगा कहीं, तो ये आप ऐसे बना दिए 0 से 10 वाला 1। देखिए मैंने बनाया 1। उसके बाद है आपका 10 से 20 वाला 10 है, तो 10 से 20 अब आपको ये वाली लाइन 10 तक उठानी पड़ेगी, ये 10 वाली, और 20 से ऐड कर देना होगा। बन गया 10 से 20। और 20 से 30 21 है, तो 20 और 20 इसके बीच में होगा, तो 20 वाली लाइन आप उठाएंगे यहां तक 20 तक, और इसको 30 से जोड़ देंगे। फिर 30 से 40 वाले 19 है, तो 30 से 40 वाले 19 पे देखिए 12 18 18 के बाद यहाँ पे 19, तो यहाँ पे होगा इस लाइन पे, और इसको 40 से जोड़ देंगे।
40 से 50 वाले 7 है तो 7 आपका 6 और 8 के बीच में होगा तो यहाँ पे होगा, इसको ऐसे जोड़ देंगे। और फिर 50 से 61 है तो 1 आपका ये होगा और आप ऐसे। देखिए इन ग्राफ में क्या है, हर बार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 0 से 10 वाला आपका 0 से 10 के बीच में चला, फिर 10 से 20, यानी पहले वाले बार की आखिरी लाइन दूसरी वाली लाइन, सेकंड वाले बार की पहली लाइन है। इस तरीके से आपको बनाना है। इसे हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राफ। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राफ। ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 74 पे टेबल 5.4 दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। टेबल 5.4 एनसीईआरटी 74 पेज नंबर, टेबल 5.4। ये आप लोगों को बनाना है अपनी कॉपी में, बनाना है देख के। ये ठीक है ना। और एक और चीज आपको बनानी है जो मतलब आपका होमवर्क टाइप का समझ लीजिए। पेज नंबर 71 एनसीईआरटी पेज नंबर 71। ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों आपको करने, ये आपका होमवर्क है आज का, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना। फटाफट आपको करना है, जितना मैंने समझाया है सब उसी तरीके से है। बार ग्राफ, ग्रुपिंग द डेटा, सब आपको उसमें समझ में आएगा, और अच्छे से आ जाएगा। और बाकी आप लोगों को मैं पेज, एक और क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 74 पर ही, पेज नंबर 74 पर टेबल 5.4 तो आपने देख ही लिया। ट्राई दिस में क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्राई दिस में क्वेश्चन नंबर 2, वो भी आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आज आपके होमवर्क है, अपनी कॉपी में करने हैं। डेटा हैंडलिंग का बेसिक मैंने आज आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी एक्सरसाइज को कवर करूंगा, एक्सरसाइज 5.1, उसके बाद सर्किल और पाई चार्ट बनाऊंगा। ओके। आज के वीडियो में मैंने आपको डेटा हैंडलिंग सिखाया, डेटा क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राफ क्या होता है, जरूरत कब पड़ती है, किस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं, लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, किस तरीके से इसको रखते हैं। अब आप ये जो जितने एग्जांपल है, अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप सारे एग्जांपल्स ये सारे तरीके के और ट्राई दिस हमको करके दिखाएंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।